यस, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। हाँ, ओके, ठीक। हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना? Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और भी आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोनोमर्स के बारे में। ओके, और मोनोमर्स दो तरह के होते हैं। एक तो सिंथेटिक मीन्स सिंथेटिक मीन्स वी कैन से ह्यूमन मेड। ओके, और एक होते हैं नेचुरल। तो सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में हमने कल बात की थी, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाडाइन, और ये कैसे पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्या क्या इनके तरीके हैं, वो हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। अब इसमें कुछ पार्ट बचा है। डिफरेंट दूसरे तरह के जो मोनोमर्स होते हैं वो नेचुरल मोनोमर्स होते हैं। नेचुरल मोनोमर्स जो होते हैं वो हमको पता है कि मतलब जो भी नेचर से जो मोनोमर्स नेचुरली मिल रहे हैं, ठीक है, उसको हमको सिंथेसिस नहीं करना पड़ रहा है, तो उनको नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये क्या, कहाँ से बनते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसको बनाते हैं, कुछ प्लांट से ये बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको नेचुरल पॉलीमर मिलते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर हैव बीन पॉलीमराइज्ड। जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं जब उनको पॉलीमराइज करते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए काम आ सकते हैं, लाइक कोटिंग, पेंट, इंक सेटिंग, लेदर टेनिंग। लेदर टेनिंग क्या होता है, पता है किसी को? लेदर टेनिंग क्या होता है? लेदर टेनिंग Sir, मीन्स, वो हाँ हाँ leather. हाँ, No, लेदर sir, नहीं पता. नहीं पता। अच्छा, लेदर तो हमको पता है ना। लेदर मतलब जो गाय भैंस का जो चमड़ी होती है उसको लेदर, वो जो लेदर होता है उसको टेनिंग मतलब उसमें जो प्रोटीन होता है, ठीक है, तो उसको प्रोसेस किया जाता है। तो जो प्रोटीन जो होता है उसको प्रोसेस करने से क्या, कि वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आपका ड्यूरेबल रहेगा। उसको हम लेदर टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। लेदर एक बार लेदर रिमूव करने के बाद उसका टेनिंग, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो उसके प्रोटीन रिक्वायर्ड शेप में आ जाते हैं, उनमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ओके, और वो लंबे टाइम तक आपका यूजफुल रहता है। नेचुरल पॉलीमर विद अनयूजुअल केमिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो नेचुरल पॉलीमर है उनका स्ट्रक्चर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि नेचुरली जो चीजें बनती है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो इसलिए ये मतलब अगर हम इसको लैब में सिंथेसिस करेंगे तो काफी मेहनत का काम लगेगा, बट नेचुरली ये अच्छे से सिंथेसिस हो जाता है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया, ये होता है आपका नेचुरल मोनोमर्स। कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे नेचुरल मोनोमर्स के। फर्स्ट, अमीनो एसिड्स। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स का नाम अमीनो एसिड्स क्यों है? अमीनो एसिड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, क्या उसमें होता है? कोई अगर केमिकल स्ट्रक्चर आपको दिया जाए तो उसमें कौन कौन से ग्रुप होने चाहिए अमीनो एसिड्स के लिए? एमीन ग्रुप होगा सर, हाँ, और एसिड ग्रुप होगा। यस, वेरी गुड। ओके, तो कोई भी आपका मतलब इसको हम बोल सकते हैं, अ, हाँ, कार्बन लिख सकते हैं। कार्बन लिख के इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, इसको लिख दे एन, कुछ भी है ये, है ना, हमको पता नहीं कितना क्या है, इसको एन हम्म, लिख सकते हैं। तो एक साइड में वो होगा COH ग्रुप, एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक हाँ। ग्रुप भी बोलते हैं इसको, हम्म, ठीक है। और एक साइड होगा आपका NH2 ग्रुप। ये हम्म,
अमीनो एसिड की पहचान होती है, कभी भी ध्यान रखना है ना। दो ग्रुप होते हैं, एक तो NH2 अमीन ग्रुप और एक होता है आपका COH ग्रुप। ठीक है, ये अगर दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी आपको आना चाहिए। ये एक अमीनो एसिड से ये किसी अदर अमीनो एसिड से रिएक्शन करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, उस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कैसे होगी और चेन ग्रुप। हाँ चेन बनेगी पॉलीमर की, तो उसको उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन नहीं बोलेंगे इसको, और सोचिए, इसको करके देखिए, आपकी नोटबुक में करके देखिए। मैं एक और ग्रुप, एक और अमीनो एसिड यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम तरह का। ठीक है, इसको सेम Addition. अंदर में लिखता हूँ। Sir, ठीक है, हाँ कंडेंसेशन, वेरी गुड। polymerization. ओके, तो इस तरह मैंने AOH लिखा और इधर NH2 लिखा। ठीक है, तो अब रिएक्शन कैसे होगी कि इसका H ग्रुप, इसका OH ग्रुप और इधर का H ग्रुप, जब H2 है तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, रिएक्शन के लिए समझ में आएगा। तो N के साथ 2 H जुड़े हुए हैं, ये N यहाँ जुड़ा हुआ है और इसके साथ 2 H जुड़े हुए हैं, एक H ये जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगा तो कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ का आपका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप, इसका H निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकलेगा ये आपका वाटर निकलेगा। ओके, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा और ये लिंक बन जाएगा। और फाइनली लिंक कैसे बनेगा, तो लिंक बनने के लिए ये बन जाएगा आपका CO। CO तो ऐसे ही रहेगा ना, जो CO था, तो चलो इसको सीधा CO ही लिखो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो आपका CO तो ऐसा कैसे ही रहेगा, और क्या हो रहा है, बॉन्ड बन जा रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH तो यही है ना रिमेनिंग, तो यहाँ पे आपका ये NH हो जाएगा, NH, जो H एक ऐसा कैसा रहेगा और बाकी का वो जुड़ जाएगा। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ और इधर भी ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये प्रोटीन के लिए, कोई भी आपका प्रोटीन होता है उसमें ये बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड प्रोटीन में पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, CONH2 ये आपका प्रोटीन में पाए जाने वाला बॉन्ड है। ठीक है, कभी भी आपको ये दिखे तो समझना है कि इसमें इसका जो पॉलीमरेशन हुआ है वो अमीनो एसिड से हुआ है। ठीक है, जिसके एक तरफ COH ग्रुप था और एक तरफ एमाइड ग्रुप था। ठीक है, समझ में आया अमीनो एसिड्स के बारे में कैसे रिएक्शन करेगा। यस सर। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन। ये काफी सिंपल सी चीज है बट दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके प्रोटीन बनते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, 20 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, टोटल 20 टाइप्स। ठीक है, 20 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हर तरह के अमीनो एसिड्स में दो एक चीज कॉमन होगी कि उसमें ग्रुप सेम होंगे, एक तो एमिन ग्रुप होगा, एक COH ग्रुप होगा। तो चेंज क्या होगा, उसके बीच में जो कार्बन है ना, जो मैंने N लिख के बताया था, वो चेंज होगा। किसी में एक कार्बन होगा, दो होगा, तीन होगा, पांच होगा, सात होगा, जो भी होगा, लेकिन वो जो बीच का कार्बन है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, नंबर ऑफ कार्बन भी चेंज होंगे और उसके अकॉर्डिंग इन अमीनो एसिड्स को नोमेनक्लेचर दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज सारे सेम होते हैं। तो 20 तरह के जो एमिनो एसिड्स है वो 1000 तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं अपने बॉडी में। ओके, तो देख लीजिए कि मतलब कितनी तरह से अरेंज होते होंगे, ये अलग अलग तरह से अरेंज होते रहते हैं सब, किसी में किसी का परसेंटेज ज्यादा है, किसी में किसी का परसेंटेज ज्यादा है, और इस तरह से ये 1000 टाइप के, सॉरी 10,000 टाइप के प्रोटीन्स बना जाते हैं। ओके, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, तो अभी हमने खुद पढ़ा था, कार्बन तो हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का होगा, कौन से ग्रुप में ऑक्सीजन होगा, COH ग्रुप में। एसिड ग्रुप में अभी पढ़ा था ना, COH ग्रुप। ऑक्सैलिक ग्रुप में। हाँ, इसमें ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा एमीन ग्रुप में। ठीक है, तो ये तो होंगी, इसके अलावा कहीं कहीं सल्फर भी पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें कहीं कहीं सल्फर भी पाया जाएगा। ठीक है, सॉरी। ओके, तो इस तरह से आपका एमिनो एसिड्स हो गए। एमिनो एसिड्स आपका मोनोमर हो गया यहाँ पे। ठीक है, एमिनो एसिड से वो आपका मोनोमर हो गया, और जब ये मोनोमर आपस में चेन बनाएंगे तो पॉलीमर बनेगा,
और उस पॉलीमर को हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन। ठीक है, यही यहाँ पे समझने लायक चीज थी। ओके, तो ये हो गया आपके अमीनो एसिड्स के बारे में, और रिएक्शन होगी वो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। पेप्टाइड, उसको बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो मैंने बताया था, वो मैंने शायद मेंशन नहीं किया था। ओके, देन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कभी सुना है आपने? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? डीएनए के बारे में तो पता होगा ना, डीएनए तो मतलब काफी कॉमन सा वर्ड है, काफी मतलब फेमिलियर है हाँ डीएनए, सर, डीएनए है के ना? लिए तो पता यस है। हाँ, मतलब डीएनए, डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट क्यों होता है? डीएनए टेस्ट क्यों वो होता ग्रुप का पता लगाने के लिए, ग्रुप, है? कौन सा ग्रुप? ब्लड ग्रुप। ए बी ओ प्लस पॉजिटिव नेगेटिव। डीएनए की हाँ वो तो है, लेकिन डीएनए, डीएनए नहीं, ब्लड ग्रुप का अलग है। डीएनए, डीएनए जैसे कि डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। हाँ यस यस यस, हाँ। तो अब इसमें क्या है कि जनरली जब आप सीआईडी देखते हो ना, सीआईडी, सीआईडी में कभी कभी आपने सुना है कि हम्म। यार इसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा, ये मर्डर इसने किया नहीं किया, हाँ इसके लिए सर, डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। तो क्या यस क्या, यस सर। तो उसमें सैंपल कौन से लेते हैं जनरली? बाल, बाल आपका या तो बाल आएगा, ये मतलब जनरली बाल ही टूटता है, मतलब मर्डर करने जाएगा आदमी का तो जनरली बाल बाल तो टूट ही जाता है मतलब खींचतान में। तो उसका बाल अगर हम्म। मिल गया, ओके, बाल अगर मिल गया, तो उससे हमको पता चल जाता है कि मर्डर किसने किया है या चोर जो भी है, तो बाल से हमको पता चलता है। तो बाल में ऐसा क्या है आपका डीएनए। जब, हाँ यस वेरी गुड, डीएनए है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? सेल्स में पाया जाता है। जो आपकी सेल्स है ना, कोशिका है, सेल्स। यस। तो कोशिकाओं में हम्म। अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम, ओके, उसमें डीएनए पाया जाता है। ऐसा इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये जानना है कि सेल्स होती है, सेल्स में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और जो हम्म। डीएनए का जो पैटर्न होता है, डीएनए में जो पैटर्न होता है यस ना, सर। वो पैटर्न हाँ। मतलब सारी कोशिकाओं में लगभग सेम रहता है। मतलब मेरी सब उस कोशिका में डीएनए का पैटर्न, मतलब मेरे पापा का, मेरे मम्मी का मैच करेगा, वैसे ही आपका, आपके पेरेंट्स का मैच करेगा, इस तरह सबका अलग अलग मैच करता है, और पैटर्न सेम रहता है। तो वो होता क्या है, ये भी एक तरह का पॉलीमर ही है। ठीक है, डीएनए है, वो भी एक तरह का पॉलीमर है। ओके, तो अगर पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या है? तो इसका मोनोमर है, वो है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, समझ में आया ये चीज? इसका जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में चेन बनाएंगे, ठीक है, उसको हम डीएनए या आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो एक केमिकल मोनोमर, यूनिट ऑफ आरएनए एंड इनफॉर्मली ऑफ डीएनए, द मोनोमर यूनिट्स ऑफ डीएनए आर फॉर्मली कॉल्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड्स ही है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है, पर इसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सी होती है। इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स एक तरह का मोनोमर है, इससे आरएनए और डीएनए बनता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर लॉन्ग पॉलीमर। ठीक है, डीएनए काफी लंबा होता है, अगर उसकी मतलब क्योंकि वो फोल्डेड रहता है, इसलिए वो सेल्स में इजीली रह सकता है, बट वो काफी लंबा होता है। मेड अप ऑफ लीनियर एरे ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स का लीनियर एरे बनेगा, उससे आपका पॉलीमर बनेगा। ओके, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो नाइट्रोजन बेस से बनता है, वो pyridine या प्यूरिन हो सकते हैं, और शुगर फॉस्फेट होती है उसमें। ठीक है, उसमें कौन कौन सी दो चीजें होती है? एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, और एक शुगर फॉस्फेट होता है। ठीक है, इसका शुगर स्ट्रक्चर अगर आपको फॉस्फेट। हाँ देखना तो नेट पे देखना, बट मुझे लगता नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको जाने की जरूरत हाँ है सर, ना? ध्यान है वो तो। अच्छा, ठीक है। आपने बायोलॉजी थी क्या आपकी? बायोलॉजी में पढ़ा होगा ये। मैंने बीएससी थी सर, बीएससी कर चुका हूँ। ओके ओके, हाँ फिर तो आपको अच्छे से पता होगा, बीएससी कर चुके हो फिर आप। हम्म। तो यहाँ पे मतलब बीएससी करके मतलब यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि आप सब बीएससी करके आए हो यहाँ पे। हाँ ये सर, नहीं सर, मैं भी मैंने बीएससी, बीएससी किया हुआ है, हाँ हाँ बाकी का पता नहीं। मैंने भी सर बीएससी किया है। हाँ। मैं तो आप बीएससी करके डिप्लोमा कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो अभी? एक्चुअली मैं तो जॉब में हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली आप, मैं लेबोरेटरी इंचार्ज हूँ, कॉर्पोरेट लेबोरेटरी इंचार्ज। तो अच्छा सर अच्छा, मैं जॉब के लिए डिप्लोमा कर रहा हूँ ये। हाँ हाँ हाँ, अच्छा।
आप कहाँ पे हो अनिल जी, कौन सी लैब में हो? मैं पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी है, पिक्स ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। यस ओके, सर। किस में काम करती है? हमारा बेल्ट प्रोडक्ट है सर, टाइमिंग बेल्ट, भी बेल्ट, RCRP। बेल्ट प्रोडक्ट्स, ओके, जो इस पे लगता है, यस मोटर सर। मोटर पे लगता है वो। या सर, हाँ हाँ हाँ, पुली समझ। बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट, हाँ हाँ, पुली बेल्ट, यस यस। तो वो तो ट्रांसमिशन। हाँ हाँ, रबर से बनता है मेनली, है ना? यस सर। हाँ हाँ। अच्छा, यस। गुड। तो कहाँ पे इसका प्लांट, लेबोरेटरी कहाँ पे आपकी? इसका सर नागपुर में है, महाराष्ट्र, नागपुर में। तो आपकी पोस्टिंग वहीं पे है? हाँ, मेरी वहीं पे है सर। अच्छा, तो आप मतलब ऑनलाइन कर रहे हो ये कोर्स, ऐसा? हाँ, यस सर। ओके, गुड, अच्छा लगा। Yes, sir. ओके, तो इसके बारे में हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोमर्स के बारे में हमने लगभग कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी हाँ, उसके बाद ये कुछ और भी है जो मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज मोनोमर है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनेगा, कल हमने पढ़ाया था, कल मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज अगर जुड़ेंगे आपस में तो वो जुड़ के लॉन्ग चेन बनाएगा। ठीक है, और लॉन्ग चेन में रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज होगी, और वो जो बनाएगा उसको हम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, एक तो स्टार्च पड़ा था, हम्म। और एक कौन सा था, ग्लाइकोजन। हम्म, स्टार्च और ग्लाइकोजन पड़ा था ना, एक मिनट। ठीक है, यस, ये यहाँ पे पड़ा था ना, सॉरी, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन भी बोलते हैं उसको किसी बार। बाकी एक तो स्टार्च है और एक सेल्यूलोज। ओके, ग्लाइकोजन इसमें पाया जाता है ह्यूमन सेल्स में। तो ये हमने पढ़ लिया ग्लूकोज। अगर बार बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है किसी को? आपको बीएससी किया, आपको पता होगा ना ग्लूकोज कैसे बनता है? सर वो तो बहुत टाइम पहले करा था, 2019 में, इसीलिए। हाँ, पर मैंने भी काफी टाइम पहले किया था, बट मुझे ग्लूकोज का हल्का फुल्का याद है। इस तरह से होता है ना वो। C हाँ, 20। मतलब ये जो मैं जैसे बना रहा जैसे हूँ, ये मैं बना रहा हूँ, चेन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ओ एच होगा यहाँ पे, ओ एच, और फिर यहाँ पे होगा आपका ओ एच, यहाँ पे होगा ओ एच, मतलब अलग डायरेक्शन में होता है, जिससे क्या कि इनका रिपल्सन कम होता है। फिर यहाँ पे भी आपका ओ एच होगा, और यहाँ पे आपका ओ एच अगेन। अब अगर आप इसमें काउंट करोगे तो कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्सीजन 6 है। C6H12O6। हाँ, तो वो होना चाहिए, तो एक बार हम काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ पे हो गए, फिर ये भी 6 7, 7 और एक यहाँ पे होगा 8, 8 और यहाँ पे होगा 9। एक मिनट अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो दो तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे ये CH2 है ना, दो तो यहाँ पे होंगे, तीसरा यहाँ पे होगा। ठीक है, देन चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा ये रहा, छठा यहाँ पे होगा, सातवां यहाँ पे होगा, आठवां यहाँ पे, नौवां यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी एक जुड़ेगा ना इससे, नौवां, फिर 10वां यहाँ पे होगा, और 11वां यहाँ पे होगा। एक और कहीं मिस हो रहा है। हाँ, टोटल 12 होते हैं इसमें, कहीं कहीं ना कहीं हमारा मिस हो हम्म। रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन 12 होंगे। ओके, और कार्बन तो 6 और लिख ही। ऑक्सीजन चाहिए होता। हाँ, कार्बन तो 6 लिख ही है, तो फाइनली इसका फॉर्मूला होगा C6O6 और H12, या फिर C6H12O6 भी बोलते हैं इसको, H12 को बीच में लिखते हैं, हम्म, है ना, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। अब ये पॉलीमरेशन कैसे करेगा, किस जगह से पॉलीमरेशन करेगा, आपको क्या लगता है? कार्बन की तरफ से। कार्बन की तरफ से करेगा सर। कार्बन कहाँ है इसका, ये जो इसका है ना, ये वाला, ये बाहर एक, हाँ। ये अलग ही निकला हुआ है, मतलब इसका एक तरह यस से सर। हैंड बोल सकते हैं।
तो ये थोड़ा मतलब इस पूरी रिंग से दूर रहेगा, तो इट माइट भी रिएक्शन इजीली कर सकता है ये, है ना। तो इसका एक एंड दूसरे एंड के कहीं से भी ऐसा रिएक्शन कर लेगा और मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह से बनता है ये हटा दो, और ये जो ऑक्सीजन है ना ये जुड़ जाएगा कहीं से, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन हटके ये हो जाएगा, और ये किसी OH ग्रुप से जुड़ जाएगा, तो फिर वो अदर रिंग से इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन से कितना दूर है, एक दूर है, यहाँ पे वो अगेन वो रिंग आ जाएगी। तो इस तरह से दूसरी रिंग जुड़ जाएगी, फिर अगेन रिंग जुड़ जाएगी, और इस तरह से पॉलिमरेशन होता रहेगा। ठीक है, आगे का आप समझ सकते हो, ये काफी लंबा आप। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिमरेशन होगा ग्लूकोज में। उसके अलावा सुगर एंड फॉस्फेट मोनोमर्स विथ प्यूरिन्स एंड प्यूरिन, जो हमने पिछली बार पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड्स में पढ़ा था ना। न्यूक्लियोसाइड्स में मैंने क्या पढ़ा था कि सुगर का फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो सुगर आपका ग्लूकोज ही है। ठीक है, उसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो वो आपका मोनोमर बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज सेम ही अलग है। इसके अलावा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का नाम तो आपने खूब सुना होगा। आइसोप्रीन का नाम सुना है। आइसोप्रीन तो रबर में यूज होता है ना, रबर के लिए यस सर। आइसोप्रीन का यूज होता है। ठीक है, यस सर। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह का होता है क्या कि इसमें कुछ चेंज आता है? आइसोप्रीन यही होता है या इसमें कुछ चेंज होता है? ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आइसोप्रीन है। ओके, और ये जब पॉलीमरेशन करेगा तो आपका मतलब रबर में जनरली ये मोनोमर यूज होता है। ओके, तो आइसोप्रीन इज मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर एंड नेचुरल अक्रिन टारपिन्स एंड स्टेरॉइड्स। ओके, टारपिन्स और स्टेरॉइड जो भी होते हैं, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि टारपिन और स्टेरॉइड्स में जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। वेयर इज 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, तो अभी मैंने जस्ट आपको जो डायग्राम बनाया था, चलो छोड़ो, आ जाएगा। हाँ, ये वाला। ठीक है, इसमें और 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या फर्क होगा, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसमें और 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या फर्क होगा? इसको आप नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, इसका नामकरण करना है तो कैसे करोगे? कार्बन को यहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको ये बताना पड़ेगा कि 2 मिथाइल। ओके, दूसरे कार्बन पे मिथाइल जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। और डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है और थर्ड कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 2 मिथाइल 1,3 डाई ब्यूटाइन। समझ रहे हो ना कैसा नाम दिया मैंने इसको? सबसे पहले इसका जो इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बताया 2 मिथाइल, उसकी पोजीशन 2 मिथाइल है, तो इसको मैंने 2 मिथाइल बताया। फिर मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, तो 1, क्यों फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट है ना डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड ब्यूटाडाइन। ओके, इसको मैं लिखता हूँ तो इससे आपको पता चलेगा। आप अपनी कॉपी में भी लिख के मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको मैं ये बता रहा हूँ कि वो क्या है, इसका पोजीशन क्या है। तो इसका 2 मिथाइल, मिथाइल ही होगा ना, एक कार्बन है तो। ओके, 2 मिथाइल, देन 2 मिथाइल, देन 1,3 यस 1 1 डाइमिथाइल। डाई 1,3, तो आपका इसका डबल बॉन्ड का हो गया, या फिर आप कह सकते हैं हाँ 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ठीक है, ब्यूटा, ये ब्यूटेन है। ओके, ब्यूटेन है ना, ये चार चार कार्बन हो गए ये वाले। आपको सब लॉन्गेस्ट चेन अगर आप बात करो तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन है आपकी ये वाली। ठीक है, और इस चेन में कितने कार्बन है? आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है सबसे पहले, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूटा, देन
एन लिखने से पहले मुझे कार्बन इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो 1 and 3, तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 1 3 देन हाँ, तो 1 3 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटा डाई इन, ठीक है, इसके पीछे डाई इन लगेगा। डाई इन क्यों लगेगा? क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड का डाई इन लिख दिया मैंने, पोजीशन मैंने बता दिया 1 3, ठीक है, पोजीशन मैंने बता दिया, एक साथ नहीं लिखा, बाकी ये एक साथ है ना, आप नोटबुक में लिखो तो एक साथ लिखना इस तरह से इसका। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये 1 3 1 3 ब्यूटाडाइन है ओनली, ओके। तो 1 3 ब्यूटाडाइन का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप नहीं है, जो सेकंड पोजीशन में जो मिथाइल ग्रुप था वो नहीं है, तो ओनली 1 3 ब्यूटाडाइन मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 1 3 ब्यूटाडाइन आगे भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं ना, दोनों तरह का है। तो इसका क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4, ओके। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे ब्यूटा डबल बॉन्ड है, तो 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। इसमें इसमें ये चेंज है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, ओके, अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर सेम। समझ में आया होगा आपको, थोड़ा बहुत नहीं आया तो थोड़ा नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है क्या, किसी ने पढ़ा है आपको यहाँ पे? नहीं नोमेनक्लेचर सर। कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आपको इसमें पढ़ा है? मतलब बीएससी में तो आपने नो डाउट पढ़ा ही होगा, हाँ, बीएससी में पर। बीएससी में तो पढ़ा ही होगा, यहाँ पे नहीं हम्म, पढ़ा होगा ना, मतलब ये क्योंकि पॉलीमर केमिस्ट्री है तो ये आपको नोमेनक्लेचर के बारे में आना, अभी मैंने बताया जो आपको समझ में आया ना नोमेनक्लेचर कैसे है, या फिर नोमेनक्लेचर का मैं पढ़ा हूँ बाद में अगर आपको लगता है, क्योंकि नोमेनक्लेचर आना चाहिए, है ना, एक बार देख लेना। उसके बाद आइसोप्रीन हो गया, तो जो क्या बोल रहे थे, आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ द नेचुरल रबर naturally occurring terpenes and steroid, whereas 1,3-butadiene is synthetic monomer, ओके। तो ये 1,3-butadiene है, ये आइसोप्रीन के लगभग समान है, बट ये सिंथेटिक मोनोमर है, क्योंकि मतलब नेचुरली हम इतना ज्यादा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम नहीं मिलता है आइसोप्रीन, तो उसके लिए हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं, और वो 1,3-butadiene, ठीक है, used in production of synthetic rubber. Isoprene is one of the several related compound, okay, such as 1,3-butadiene and vinyl cyclohexane used in rubber industry. Okay, rubber industry में ये जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो ही आइसोप्रीन के लगभग सिमिलर है। Isoprene is only produced also produced endogenously in rats and mice. Okay, rats और mice ये खुद बनाते हैं आइसोप्रीन, जो आपका मोनोमर है रेट्स एंड माइस उनकी बॉडी में बनता है, एंड इमिशन प्रोडक्ट्स ऑफ मैनी प्लांट, ओके, बहुत से प्लांट भी इसको इमिट करते हैं, ठीक है। तो ये आइसोप्रीन के बारे में हो गया। मोनोमर्स के बारे में लगभग हमने काफी डिटेल कर लिया है, मोनोमर्स कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लिया, उसके बाद कैसे वो रिएक्शन करते हैं, अमीनो एसिड्स, नेचुरल मोनोमर्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि कैसे नेचुरल मोनोमर्स रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अभी हमको एक चीज और पढ़नी है, वो है टेक्टिसिटी। स्क्रीन दिख रही है? ये जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी आपको?
यस Yes, यस sir. सर। हाँ हाँ ठीक। तो इस स्लाइड में मोनोमर्स के बारे में ये थोड़ा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये जो यूनिट्स है ये काफी कॉमनली आपको काम आने वाली है। ओके, ये इथाइलिन हो गया, ये तो पता ही है। प्रोपिलीन भी पता है। विनाइल क्लोराइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्लोइथाइलिन। ठीक है, टेफ्लॉन जिससे बनता है वो, उसके मोनोमर ये है। उसके बाद आइसोप्रीन हो गया, जो हमने अभी पढ़ा था। ओके, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। उसके बाद ग्लूकोज हो गया, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, दोनों सेम ही है। बस इसमें ये एच और ओ एच की पोजीशन चेंज है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एच ऊपर है, यहाँ पे देखोगे एच नीचे है, बस। अदरवाइज ग्लूकोज ये है। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये हो गया। देन टर्पथेलिक एसिड। टर्पथेलिक एसिड कहाँ यूज होता है? ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, टर्पथेलिक एसिड को स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए क्या है, सिर्फ एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग आप सबको पता होगा। और ठीक है, इसके दोनों Yes, तरफ sir. आपको सीओएच, हाँ दोनों तरफ आपको सीओएच ग्रुप जोड़ना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ सीओएच ग्रुप जोड़ दोगे तो आपका ये टर्पथेलिक एसिड बन जाएगा। सिंपल सा फंडा है इसको याद करने का। टर्पथेलिक एसिड कहाँ यूज होता है? क्या सर? एसिड कौन से प्लास्टिक में यूज होता है बहुत कॉमनली? सर कौन सा एसिड बोलता है आपने? ये लिखा है, मैं अभी इसमें नीचे लाइन कर देता हूँ। टर्पथेलिक, ये वाला है, ये है ना, ग्रीन जो लाइन में कर रहा हूँ। टर्पथेलिक एसिड। हाँ, इसको टर्पथेलिक एसिड बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, ये एक मोनोमर की तरह यूज हो रहा है, तो ये कहाँ यूज हो रहा है? हमारे डेली लाइफ में काफी यूज होता है ये। आप पॉलीमर के बारे में आपको तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि टर्पथेलिक एसिड कहाँ यूज होता है, क्योंकि पॉलीथीन देखो, में। हाँ पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन तो पॉलीथीन हो गया ना। पॉलीथीन मतलब हम्म पॉलीइथीन, तो इथीन का वो पॉलीमर है। कहीं आपने पढ़ा है पेट बोतल? आपकी जो आप जो नेक्स्ट टाइम जब भी कोल्ड ड्रिंक पियो ना, तो उसके नीचे हम्म देखना क्या लिखता है, पेट बोतल लिखा है कि नहीं लिखा होता है। अगर आपके पास कोई बोतल है तो उसके नीचे आप आज पढ़िएगा, उसके नीचे पीईटी लिखा होता है, पीईटी बोतल्स। ओके, हम्म। तो पीईटी मतलब पॉली इथाइलिन टर्पथेलेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये दो मोनोमर होते हैं इसमें, एक तो इथाइलिन होता है, एक टर्पथेलेट होता है। ठीक है, और ये काफी कॉमनली यूज है ना, मतलब ये प्लास्टिक की बोतल तो हमारी लाइफ में मतलब एक पार्ट बन गई अब, तो ये काफी कॉमनली यूज पल्लवी, मोनोमर। उसके अलावा एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड भी में क्या है, इसमें ब्यूटेन ब्यूटेन रिंग है, क्योंकि चार रिंग देखिए आप, चार रिंग है और दोनों तरफ सीओएच ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एडीपिक एसिड और टार्टरिक एसिड को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें चार ये कार्बन आना रिंग है, इधर। चार कार्बन और दोनों तरफ सीओएच आवाज ग्रुप दिया तो जुड़ा कुछ है। मतलब है ना? तो इसमें बेंजीन है और दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है। ठीक है, सिंपल। देन हेक्सेन 1,6 डाइएमीन। ओके, तो हेक्सेन, तो इसमें थोड़ा नोमेनक्लेचर भी हम वापस रिवाइज कर सकते हैं, कर लेंगे, जो आपने बीएससी में पढ़ा है। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, और 1,6 डाइएमीन। 1,6 मतलब जो एमीन है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और 6 पोजीशन पे है। ठीक है, तो और आपकी ये, 6 पोजीशन। हाँ, अगर आप इस कार्बन चेन को नोमेनक्लेचर करोगे, नंबरिंग दोगे, तो 1 2 3 कहाँ गया हो? 4 5 और 6। ठीक है, तो अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है एक तो अमीन ग्रुप, और एक 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिख रहा है ना यहाँ पे क्लियरली, इसीलिए इसका नेम है हम्म हेक्सेन 1,6 डाइएमीन। ओके, जो डाइएमीन है मतलब दो एमीन है, वो कहाँ जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट और 6 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने बीएससी कर रखी है तो नो डाउट ये नोमेनक्लेचर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ओनली हल्का सा रिवाइज करना। यस यस। ठीक है, मतलब उसको ब्रश अप करने की जरूरत है आपको। ओके, ये हो गया। देन इथेन डाइऑल, सिंपल सी चीज है इसमें भी, देखो इथेन, तो फर्स्ट इथेन कहाँ है, तो CH2 दो दो कार्बन हो गए, इथेन हो गए। देन 1 2 डाइऑल, मतलब डाइऑल है, डाइऑल मतलब OH ग्रुप को ऑल बोलते हैं, तो डाइऑल है लेकिन 1 और 2 पोजीशन पे है। तो अगेन इसको नोमेनक्लेचर दोगे आप 1 और 2। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया, एक तो एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए इसको हमने 1 2 डाइऑल बोला है।
ओके, ये क्लियर है सारी चीजें। उसके बाद अमीनो एसिड्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें ये अमीनो एसिड्स का साल्ट है, ठीक है, मतलब इसको इन्होंने कर रखा है। अदरवाइज इसमें क्या हुआ है जो मैंने पढ़ाया था और इसमें क्या चेंज है, कौन बताएगा? ये न्यूट्रल है या इसमें आयंस है? मतलब ये न्यूट्रल है या आयंस चार्ज है? सॉरी, चार्ज, ये न्यूट्रल है या चार्ज है? चार्ज है, हाँ, चार्ज है। चार्ज है। इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा? प्लस और माइनस। हाँ, प्लस और माइनस दोनों है इसमें, बट इसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा? ओवरऑल चार्ज क्या होगा इस मॉलिक्यूल का? ओवरऑल ओवरऑल चार्ज इसका चार्ज जीरो होगा इसका। जीरो क्यों जीरो होगा? होगा, हाँ, क्यों होगा जीरो? क्योंकि इसमें एक क्योंकि माइनस है, ठीक और है, एक प्लस है, एक प्लस है, तो न्यूट्रलाइज हो रहा है। यस, माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यस, जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो हमने अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वो किया था इस तरह का। मैंने आपको बताया था कि वो होता है इस तरह से CH, और एक तरफ आपका COH ग्रुप हो गया, और एक तरफ आपका NH2 ग्रुप हो गया, यही बताया था मैंने। यस, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको और थोड़ा मोर स्पेसिफिक के लिए इसको n कर दीजिए, ठीक है। कितना होगा? ये CH2 होगा ना, है ना, CH2 होगा ये, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो कितना होगा आप बताइए? सॉरी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जो यहाँ लिखा है और मैंने इसमें बताया, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये यस, यहाँ से निकल जा रहा है, और ये मिल इधर आके जुड़ जाएगा। जा रहा है, बस ये हो रहा है, यस, ठीक है। या तो तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज रहेगा। बस बस ये यहाँ से निकलेगा H+ फॉर्म में, ठीक है। हम्म, H+ फॉर्म में निकलेगा, और क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो आया वो पॉजिटिव था, चार्ज था, ओके। तो यस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से गया वहाँ इलेक्ट्रॉन दे के गया है, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लस होकर निकला, नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन दे के गया, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देगा, ठीक है। यस। समझ में आया? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं आपको, ठीक है। तो आज की क्लास यही करते हैं, क्योंकि अब काफी कम टाइम बचा है और इतने में होगा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, और बहुत सी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हाँ टाइम। सर, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट क्लास में एक तो टेक्निसिटी पढ़ना है, वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस है वो वैसे हम पढ़ चुके हैं, पर इसमें एक फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और यस पढ़ेगा। सर, हाँ, वो थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ, बाकी ये जो कुछ रेडिकल रिएक्शंस, होगा। अब मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा डीप में जी, पढ़ेंगे। और डिफरेंट टाइप के पॉलीमर पढ़ेंगे, उनके बारे में, उनके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें हम थोड़ा पढ़ाएंगे। 4 5 5 10 क्लासें और जी सर। लगेंगी। वैसे तो मेरा हो चुका ओके, है, जितना मुझे पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मैं बात करता हूँ उसके बाद क्या करना है, ठीक है। और यस सर। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। ओके। तो मिलते हैं फिर कल, नहीं कल नहीं, सॉरी, सोमवार को मिलेगा ना? मंडे को। तो हाँ, मंडे, मंडे। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, बाय। या खाना लिया।